गुड इवनिंग दोस्तों। मैं अभिषेक तिवारी एक बार फिर से आपका रक्षा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है उत्तर लेखन। और जब हम उत्तर लेखन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारे प्रश्न आते हैं कि किस तरीके से हम उत्तर लिखें, किस तरीके से हम काम करें और कैसे कैसे हम चीज़ों को लेकर चलें। तो आज से ये जो सीरीज हो रही है वो है क्या है, उसमें हम उत्तर लेखन पर ही बात करेंगे। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर यूनिट की बात नहीं होगी। यहाँ पर हम सिर्फ एक बात ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से एक बेहतर और अच्छा उत्तर लिख सके और उस उत्तर से हमें फायदा हो सके और उसकी कला क्या होगी। जैसा कि अभी इस क्लास के पहले आनंद सर की एक क्लास आई थी जिसपे आनंद सर ने लाइव लिया था और बताया था कि उत्तर लेखन में हमें क्या ध्यान रखना है, कैसे है। और उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था 2019 और 2020 के उत्तर लेखन के अंतर में कि 2019 में उत्तर लेखन का पैटर्न क्या था और 2020 के उत्तर लेखन का पैटर्न क्या है। और उन्हीं पैटर्न्स को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और आनंद सर की एक एक बातों को बताए में ध्यान रखते हुए आज से हम उत्तर लेखन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम एक 11 मार्कर क्वेश्चंस की बात करेंगे और देखेंगे कि उसमें किस प्रकार से उत्तर लिखा जा सकता है, उसका मॉडल आंसर क्या हो सकता है। और ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर रेगुलर शाम को 5 बजे मेरे द्वारा सॉल्व कराई जाएंगी। इसके पहले हमने ऑब्जेक्टिव सीरीज देखी और बहुत सारी क्लासेस है वो चल रही हैं। साथ में 15 अगस्त तक हमारा एक ऑफर चल रहा है जिसके बारे में बार बार बात की जाती है। तो यदि आप जागरूक हैं और अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप उस ऑफर के द्वारा कोर्स परचेस कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए आज के उत्तर लेखन की हम बात करते हैं। तो उत्तर लेखन में हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न पहले समझते हैं। प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में, एक मिनट, प्रश्न क्या है आपका, मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद के उद्भव व विकास पर प्रकाश डालिए। ऐसा क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता था कि भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। इसको आपको 200 शब्दों यानी 11 मार्कर में लिखना है। अब 200 शब्दों 11 मार्कर और इस प्रश्नों की तरफ चलने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस बार हमारे पेपर में क्या क्या चीजें चेंजेस हुई हैं मुख्य परीक्षा में। तो यदि हम बात करें तो पहला चेंजेस क्या हुआ है कि हमें 3 मार्कर मतलब 3 मार्कर, उसके अलावा 5 मार्कर और 11 मार्कर। शुरुआत के 3 पेपर में हमारा पैटर्न यही चल रहा है। 3 मार्कर में, 3 मार्कर में हमें आदर्श शब्द सीमा कितनी दी गई है, 10 शब्द। 5 मार्कर में आदर्श शब्द सीमा कितनी दी गई है, 50 शब्द। और 11 मार्कर में आदर्श शब्द सीमा कितनी दी गई है, 2 शब्द। मतलब अब यहाँ पर आपका सीधे सीधे तौर पर शब्दों का खेल हो चुका है। आपका बहुत ज्यादा उत्तर को लिखने का कौशल और सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको अगर 50 शब्द बोला है और आपको दिया गया है तो आप अपने उत्तर को बेहतर बनाने के लिए एक पेज के उत्तर को आप 1.5 पेज तक लेकर चले जाते थे। 3 लाइन के प्रश्न को आप 4 लाइन में, 5 लाइन में लिख देते थे कि हमारा उत्तर बेहतर हो। यहाँ पर आपको कॉपी में आपने देखा होगा कि हर क्वेश्चन के बाद आपको पर्टिकुलर लाइंस दी गई हैं कि आपको अपने आंसर्स को सिर्फ इतनी लाइनों के बीच में यानी इतनी ही लाइनों में खत्म करना है, इतनी ही लाइनों में समझना है। ये बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और इन सारे चेंजेस के बारे में पिछली क्लास में आनंद सर बात कर चुके थे और उन्होंने कहा था कि हमारे उत्तर लेखन की अब क्लासेस रेगुलर सीरीज एक चलती रहेगी और भविष्य में हम और भी चीजों पर काम करेंगे जिससे आपके उत्तर लेखन की शैली और भी अच्छी हो सके और आप लिख सको। तो चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न की अगर बात की जाए तो प्रश्न में आपको बोला गया था कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद के उद्भव और विकास पर प्रभाव प्रकाश डालिए। प्रकाश डालने का मतलब है कि सीधे सीधे अब आपको बात करनी है पुछल्ले शब्दों पर। तो प्रकाश डालिए, प्रकाश डालिए का मतलब क्या होता है, आपको उससे जुड़े विभिन्न बिंदुओं के बारे में बताना है कि उन किस महत्वपूर्ण बिंदुओं की वजह से मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद की भावना का उद्भव हुआ, मतलब अंकुरित हुई। और वो राष्ट्रवाद की भावना अंकुरित होने के बाद जैसे एक पेड़
बड़ा होता जाता है और अपने विकास को प्राप्त करता है, विकास करता जाता है, वैसे ही कैसे राष्ट्रवाद की भावना अंकुरित हुई और वो अंकुरित भावना किस तरीके से विकास की ओर बढ़ी, इन्हीं सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ध्यान अपने को डालना है। देखिए, उत्तर राइटिंग यानी आंसर राइटिंग या उत्तर लेखन में आपको एक बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि आपको प्रश्नों की प्रकृति और प्रश्नों का अर्थ समझ में आना चाहिए कि प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। जिस प्रकार से प्री के क्वेश्चंस आए थे, उसी प्रकार से मेंस में भी कुछ अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आएंगे। और अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो ये आपके पेपर फर्स्ट के पार्ट ए के यूनिट 4 मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन की से लिया गया एक प्रश्न है। और इस प्रश्न में आपको ध्यान देना है, और ये प्रश्न आपको अभी किसी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि इस प्रश्न को मैंने ही जनरेट किया है, मैंने ही बनाया था। क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन किसी भी देश में या किसी भी राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन कब होता है? जब लोगों में किसी भी चीज के लिए विरोध उत्पन्न होता है, और जब वह विरोध उत्पन्न होता है तो उस विरोध से उसके विरोध उत्पन्न होता है, वही विरोध क्या बनता है? उसके खिलाफ जाता है। तो वही चीज है कि स्वतंत्रता आंदोलन हुए तो स्वतंत्रता आंदोलन होने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। वो रीजन क्या था? देशभक्ति की भावना, राष्ट्रवाद की भावना, एक संगठित क्षेत्र की भावना, और उसी संगठित क्षेत्र और उसकी बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए, प्रश्न आपको आई थिंक आपको प्रश्न समझ में आ चुका होगा कि हमें क्या आंसर लिखना है। इस पे हमें सिर्फ राष्ट्रवाद किस प्रकार से अंकुरित हुआ और उसमें विकास किस प्रकार से होता गया, उस पर चर्चा करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको मॉडल आंसर्स में अब अपन समझते हैं कि क्या क्या लिखेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद के उद्भव और विकास पे प्रभाव डालिए, ये तो हमारा प्रश्न था, हो गया। उत्तर हम लिखते हैं तो सबसे पहले जब हम 11 मार्कर एक क्वेश्चन लिखते हैं तो हमारा क्या होता है? प्रश्न की प्रकृति के अनुसार हमें उसका एक क्या देना पड़ता है? परिचय देना पड़ता है। परिचय किस प्रकार से? कि हम आगे किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं, उन बिंदुओं का हम एक परिचय देते हैं। अब जब 2019 की बात थी तो 2019 में हम जो परिचय देते थे वो लंबा चौड़ा हो सकता था, क्योंकि हमारे लिए लाइन की लिमिटेशन खत्म थी। हालांकि 2019 में हमने मॉडल कॉपी जो देखी थी उसमें लाइन की लिमिटेशन थी, वहां पे हमें चीजें करनी थी, लेकिन अब हमें लाइन की लिमिटेशन और ज्यादा हो गई है। 2019 में भी थी, 2018 2017 में ऐसा कुछ नहीं था। तो परिचय दिया तो हमने क्या किया? 2 से 3 लाइन में हम सबसे पहले परिचय देंगे कि हम अपने उस आंसर में जिन बिंदुओं को उठाने वाले हैं उन बिंदुओं के बारे में हमने क्या किया? बता दिया, शुरुआत कर दी। जैसे मैं आपके सामने एक क्लास लेकर आने वाला था तो मैंने उसके बारे में परिचय दिया कि मैं कौन हूं, मैं क्या बताने वाला हूं और किस तरीके से ये आगे जाएगा। उसी तरीके से जब आप एक उत्तर लेखन करते हो तो उत्तर लेखन में आपको एक बहुत ही बारीक सी चीज का याद करना पड़ता है, परिचय, कि आप किस तरीके से परिचय दोगे। जैसे हमारे कोर्स की बात करो तो जब भी कोई कोर्स हम लॉन्च करते हैं तो उसका परिचय देते हैं, उसका प्रमोशन करते हैं। जैसे अभी हमने जो कोर्स लॉन्च किया है उसके बारे में हमने परिचय कैसे दिया था कि हमने 7500 में एक कोर्स लॉन्च किया है जिसमें हम प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू सभी की तैयारी करवाएंगे, और इसमें अगर आप 15 अगस्त तक इस कोर्स को खरीदते हो तो इसकी वैलिडिटी 1 साल 6 महीने तक होगी, और ये कंटिन्यूटी में। तो इस तरीके से क्या किया? हमने अपने कोर्स का परिचय दिया, उसके बाद आपने उसके आगे की विस्तृत वो बनाई। उसी तरीके से जब आप एक 11 मार्कर लिखते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको उस उत्तर को देने का परिचय लिखना पड़ता है कि आप उस उत्तर में किसके बारे में बात कर रहे हो। और यही परिचय हमने कहाँ लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद के उद्भव और वह विकास के प्रमुख कारण वही हैं जो भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव और विकास के हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण हम निम्नलिखित हैं। हमने परिचय दे दिया कि जो मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद अंकुरित हुआ या उसका उद्भव हुआ और फिर उसका विकास उसी तरीके से हुआ जैसे हमारे भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव और विकास हुआ। अंग्रेजों की जो नीतियां थी, हड़प नीति थी, महलवाड़ी नीति थी, आपकी क्या थी, सहायक संधियां थी,
उनका आर्थिक दोहन था, सामाजिक रूप से वो लोगों को लाचार करते थे, सामाजिक था, गोरे काले का भेद था। ये सारी चीजें जो राष्ट्रवाद के रूप में एक भारत में फैल रही थी, वही कारण कहाँ थे, हमारे मध्य प्रदेश में भी फैल रहे थे। तो हम उन्हीं कारणों की चर्चा करेंगे। मतलब हमने अपना परिचय 3 लाइन में दे दिया उस प्रश्न का उत्तर का, कि हम उन्हीं कारणों की बात करेंगे जिन कारणों को हमने भारत में राष्ट्रवाद के लिए पढ़ रखे हैं। मतलब कि मध्य प्रदेश भारत का ही हिस्सा है, तो जो चीजें भारत में हो रही होंगी वही मध्य प्रदेश में होंगी। हमने अपने उत्तर का दे दिया। अब एग्जामिनर जब आपके इस क्वेश्चन को पढ़ेगा तो वो क्या समझेगा कि वो ये जान जाएगा कि हाँ, सामने वाला हमें वो कारण बताना चाहता है जो कारण राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हैं। समझ में आया? तो जैसे हम किसी चीज का एक परिचय देते हैं, उसी तरीके से यहां पर हम क्या करेंगे, परिचय देंगे। और जब परिचय दे दिया जाता है तो समझ में आ जाता है, आपके मन में भी एक विस्तृत वो बन जाती है कि हाँ भाई, हमें ये काम करना है, हमें आगे ये सारी चीजें जानने के लिए मिलेंगी। वही चीज यहां पर भी लागू होती है। तो ये आपको समझ में आ गया। इतना समझ में आने के बाद हम कारण की बात करें तो फिर अब हम आ जाते हैं अपने प्रश्न में। कहां पर? हम अपने प्रश्न की मुख्य बॉडी पे आ जाएंगे। अपने प्रश्न की कहां पे आ जाएंगे? मुख्य बॉडी पे आ जाएंगे कि अब हम उन बातों की बात करेंगे महत्वपूर्ण रूप से जो यहां पर हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने कोर्स का परिचय दे दिया, आपने कोर्स का परिचय जान लिया। अब आपको पता है कि इस कोर्स में ये चीजें होंगी, फिर भी आपको मन में बन चुका है, लेकिन आप फिर भी उसमें से कुछ डाउट्स होंगे, कुछ चीजें होंगी, उनको आप क्या करोगे, कॉल करके फिर उसकी विस्तृत जानकारी को समझोगे कि इसमें इतना कोर्स इसका हो चुका है, इसका कोर्स इतना कोर्स इसका हो चुका है, ये क्लासेस अभी चल रही हैं। ये सारी चीजों के बारे में फिर आपको बताया जाता है। उसी तरीके से हमने परिचय दे दिया और परिचय के बाद अब हम इन्हीं सारी बातों की भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब तो हम पहले पॉइंट पे आते हैं। क्या हुआ? पहला पॉइंट क्या था? यातायात व आवागमन के नवीन द्रुतगामी साधन जैसे रेल, सड़क संचार के साधन, जिनके माध्यम से राष्ट्र स्तर के नेताओं के संपर्क में मध्य प्रदेश के व्यक्ति आए और उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर जन आंदोलन में भाग लिए। समझ में आया? देखो, शब्दों को भी समझना कि 3 लाइन में, मैंने 4 लाइन में एक पूरे के पूरे बहुत बड़े विस्तृत उसको व्याख्या दे दी है, समझा दिया है। सामने वाले को समझ में आ गया कि भारत में हमने क्या हुआ, रेल का विकास हुआ, पोस्ट का विकास हुआ, सड़कों का निर्माण हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ना शुरू हो गया। और जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ना शुरू हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे विचार आप तक पहुंचने लगे, आपके विचार मेरे तक आने लगे, तो विचारों का आदान प्रदान होना शुरू हो गया। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे और जब इस तरीके से बातें बढ़ी तो क्या हुआ, राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ। जैसे आज की डेट पे कोई विरोध आंदोलन होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, हम यूट्यूब का प्रयोग करते हैं, हम समाचार पत्रों का प्रयोग करते हैं, हम टेलीविजन का प्रयोग करते हैं, हम आपका किसका, रेडियो का प्रयोग करते हैं। इन सभी माध्यमों के माध्यम से उसके बाद हम सड़क के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, हवाई के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह नेता जाते हैं, सभाएं करते हैं, अपनी बातों को वो क्या करते हैं, कहते हैं। वही चीज क्या हुई, यहां पर भी हुई कि जब यातायात और आवागमन के नवीन द्रुतगामी साधन बने तो उन साधनों की वजह से क्या हुआ, एक व्यक्ति एक क्षेत्र की जो बातें थी वो बातें दूसरी क्षेत्र में भी पहुंची और लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ और राष्ट्रवाद की भावना का अलख जगने लगा। तो यही चीज हुई। और राष्ट्रीय नेताओं से क्या हुआ, जो राष्ट्रीय नेता थे, राष्ट्रवाद के जो नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे, उन नेताओं से क्या होने लगा, कनेक्शन बनने लगा। और जब उन नेताओं के संपर्क में आए तो उनसे जुड़ाव होने लगा, जुड़ाव होने लगा तो उनके विचार लोगों पर फैलने लगे और लोगों पर जब विचार फैलने लगे तो आंदोलन में वो उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने लगे। तो इससे पहला पॉइंट राष्ट्रवाद की हो गया। अब इतने से देखो, एक 4 लाइन से मैंने इतना सारा डिस्क्राइब किया,
वही चीज है कि जब आप ये 4 लाइन पेपर में लिखोगे तो इसके बाद एग्जामिनर इसको पढ़कर समझ जाएगा कि हाँ इसमें ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। तो अब अगर आप इसको हेडिंग में लिखना चाहते थे तो यहां पर आप क्या लिख सकते थे, संचार के साधन। यदि आप चाहो कि हेडिंग बना के लिखना है तो यहां पर आप इसको हेडिंग भी दे सकते थे, संचार के साधन। और हेडिंग बना के नहीं लिखना है तो ये मेरे द्वारा लिखा गया है, इसमें पॉइंट वाइज है। आगे अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद का अलख जगाने में साहित्य ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान है ना, ये माखनलाल चतुर्वेदी, ये जो ये महत्वपूर्ण साहित्यकार थे, इन साहित्यकारों ने क्या किया, जोश से भरी और क्रांति से भरी हुई बहुत सारी कविताओं की रचना की। और इन कविताओं की, इन कहानियों को क्या हुआ, संचार के माध्यम से लोगों तक फैलाया गया। और लोगों ने जब उन कहानियों को पढ़ा, समझा, तो उनमें क्या हुई, एक भावना का जागरण हुआ। जैसे अजीमुल्ला खां द्वारा लिखा गया पैगाम आजादी, ये क्या था, जब कानपुर का विद्रोह होता है उस समय अजीमुल्ला खां किसके साथ, पेशवा जी नाना साहब के साथ रहते हैं। और उन्होंने क्या लिखी थी, पैगाम आजादी, एक पंक्तियां, कुछ पंक्तियां लिखी थी। ये पंक्तियां उस समय इतनी प्रभावी हुई कि उससे राष्ट्रीय चेतना का क्या हुआ, विकास होना शुरू हुआ, राष्ट्रवाद का। तो फिर क्या हुआ, साहित्य के क्षेत्र पे आए। जैसे आज की डेट पे आप पढ़ते हो तो कोई भी व्यक्ति जो अच्छा लेखक होता है वो क्या करता है, आलोचनात्मक या फिर आपका दो चीजों के बीच में तुलनात्मक चीजों को लिखता है। और फिर आप उन अध्यायों को, उन चीजों को पढ़कर ये समझते हो कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज गलत है। उसी तरीके से उस समय भी जो वहां उस समय के लेखक थे, साहित्यकार थे, उन्होंने जनता को राष्ट्रवाद से प्रेरित करने के लिए कई सारी जोशपूर्ण, क्रांतिपूर्ण पंक्तियों का निर्माण किया, लिखा और वो फैलाई। उनसे क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अंग्रेज भारत में भले ही शासन कर रहे थे पर उनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक दोहन था। इसी उद्देश्य से उन्होंने मालवा क्षेत्र और नर्मदा सागर क्षेत्र में राजस्व में बढ़ोतरी की, जिसका परिणाम उन्हें लोगों के विद्रोह के रूप में देखना पड़ा, जिनमें से मध्य प्रदेश का भील विद्रोह और बुंदेला विद्रोह प्रमुख थे। देखो, मध्य प्रदेश का भील विद्रोह और बुंदेला विद्रोह होने का प्रमुख कारण यही था कि जो अंग्रेज थे वो अपनी आर्थिक नीतियों को ज्यादा महत्व देते थे। वो यहाँ से ज्यादा क्या करना चाहते थे, लूट खसोट या पैसे को लूटना चाहते थे। इसके लिए वो क्या करते थे, राजस्व पे राजस्व बढ़ा देते थे। राजस्व बढ़ाने के लिए वो कर बढ़ाते थे। कर बढ़ाने के कारण वो क्या करते थे, अब अगर कोई किसान है, उसके यहाँ किसी वजह से खेती नहीं हो पाई है, फिर भी वो उससे कर वसूलते थे। और ये जो सारी चीजें थी, शोषण था, जनता के साथ वो शोषण करते थे। इन सभी चीजों के कारण क्या हुआ, लोगों में उनके प्रति विद्रोह होने लगा। जैसे मैं एक बहुत सी सिंपल सी बात करूं कि मैंने आपसे कुछ पैसे लिए और मैंने कहा कि आपका मैं ये काम करके दे दूंगा, मैंने वो काम नहीं किया। फिर आपने कहा आपने ये वाला काम नहीं किया, तो मैंने कहा इतने रुपए और दो, फिर मैं आपका ये काम करूंगा। फिर भी मैंने वो काम नहीं किया और आपसे पैसे ले लिए। आपने एक बार, दो बार, तीन बार वो पैसों को दिया, और उसको देने के बाद फिर क्या होगा, जब मैं आपका काम नहीं करूंगा तो आपका मेरे ऊपर क्या होगा, अविश्वास होगा। और फिर अविश्वास किसके रूप में जन्म लेगा, विद्रोह के रूप में जन्म लेगा, और वो फिर आप मेरे विरुद्ध जाओगे। उसी तरीके से यहाँ पे हुआ कि वो लगातार आर्थिक दोहन कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज तो थे व्यापारी, शासन तो वो ब्रिटिश में, अपने ब्रिटेन में कर रहे थे। वो दूसरे देशों में स्वतंत्रता क्यों, दूसरे देशों की स्वतंत्रता उन्होंने क्यों छीन रखी थी, इसलिए छीन रखी थी क्योंकि वो उस देश के प्रमुख रिसोर्सेस को क्या कर सके, आर्थिक रूप से दोहन कर सके, उन्हें ले सके, उन्हें लूट सके और अपने देश को बढ़ावा दे सके। इसलिए उन्होंने क्या किया था, तो आर्थिक दोहन की जो नीति थी, उस नीति की वजह से यहाँ पे क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था, राष्ट्रवाद की भावना जनरेट हुई थी। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, राजस्व या कर में बढ़ोतरी के कारण। अगला पॉइंट शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, राजस्व एवं कर में बढ़ोतरी। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा गोद प्रथा निषेध, हड़प नीति, महलवाड़ी नीति जैसी स्वार्थकारी नीतियां चलाई गई, जिसमें
किसका फायदा था? जिसमें सिर्फ अंग्रेजों का फायदा था। आपके जिनसे वो ये चीजें, जहां पे जनता पे जो ये नीतियां लागू कर रहे थे, उन नीतियों से जनता का फायदा नहीं था। किसका फायदा था? अंग्रेजों का फायदा था। जैसे हड़प नीति में क्या था कि यदि आपका क्या है, आपके यहाँ एक पुत्र, अगर आपका कोई पुत्र नहीं होता तो आपके शासन को हम किस में मिला लेंगे? ब्रिटिश शासन में मिला लेंगे। गोद प्रथा, यदि आपका पुत्र नहीं है तो आप किसी दूसरे पुत्र को गोद लेकर उसे उत्तराधिकारी नहीं घोषित कर सकते हो। महलवाड़ी में आप कर्ज जो आपका राजस्व था, उस राजस्व पे ध्यान देने लगे थे वो। तो ये सारी चीजें क्या थी कि इन नीतियों के द्वारा वो राज्यों को क्या कर रहे थे? हड़प रहे थे। और जब राज्यों को हड़प रहे थे तो किसी भी राजा की संपत्ति या राज्य को हड़पोगे तो वो आपके क्या जाएगा? विरोध में जाएगा। और जब वो आपके विरोध में जाएगा तो स्वाभाविक सी चीज है, विद्रोह होगा। और यही छोटी छोटी जो बातें थी, ये विद्रोह का रूप लेना शुरू हो चुकी थी और राष्ट्रवाद जन्म लेना शुरू हो चुका था। और इसी की वजह से, इन्हीं की वजह से क्या हुआ था? परिणाम स्वरूप 1857 की क्रांति हुई थी। और 1857 की क्रांति होने में भी यही क्या थे? प्रमुख कारण थे, आपने पढ़े होंगे। तो उन्हीं कारणों को आप अपने आंसर्स पे जोड़ दो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक अच्छा और बढ़िया हो जाएगा और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। उसके बाद आगे बढ़े तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में गांधी जी का दौरा हुआ, जिसने मध्य प्रदेश के राष्ट्रवाद में आग में घी डालने जैसा काम किया। देखो, अपने आंसर्स में, अपने उत्तर में आप कहीं कहीं पे मुहावरों का, लोकोक्तियों का भी प्रयोग करो। उससे आपके आंसर्स में क्या आएगा? उत्तर में क्या आएगा? बहुत अच्छा एक चीजें निकल कर आएंगी, उत्तर एक बहुत अच्छा रूप लेगा। तो जैसे मैंने देखा होगा, मैंने कई जगह आपके लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग किया है अपने उत्तर में। ये उत्तर मेरे द्वारा ही लिखा गया है, कि कहीं और में उत्तर ये मिलेगा भी नहीं आपको, सिर्फ मेरे द्वारा। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था नवीन, जैसे मैंने कौन कौन से शब्द किए? द्रुतगामी, शब्दों को समझो। द्रुतगामी एक अच्छा शब्द मैंने यूज किया। उसके अलावा मैंने क्या किया? विचारों से प्रभावित होकर मैंने एक वो डाला, कंधे से कंधे मिलाकर, साथ में मिलकर। तो यहाँ पे मैं साथ में मिलकर ने की जगह क्या लिख दिया? कंधे से कंधा मिलाकर। तो उत्तर की शैली बदल गई। उसके बाद यहाँ पे देखो, मध्य प्रदेश में राष्ट्रवाद पे, तो फिर मैंने क्या किया? एक अलग शब्द का उपयोग किया अलग जगाने में। उसके बाद मैंने क्या किया? राष्ट्रीय चेतना और बाकी चीजें ठीक थी। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया? मुख्य उद्देश्य आर्थिक दोहन था, तो और मालवा क्षेत्र में राजस्व में बढ़ोतरी की, जिसके कारण लोगों में विद्रोह की भावना हुई। देखना पड़ा बुद्धो। उसके बाद मैंने क्या किया? स्वार्थकारी नीतियां, स्वार्थकारी शब्द को जोड़ा। इससे क्या होता है? जब आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग अपने उत्तर में करते हो तो आपके उत्तर में एक मेच्योरिटी और एक ऐसा पन आता है, एक जो कहते हैं ना उसको, मेच्योरिटी के साथ साथ एक प्रभावित करने वाली शब्दावली या आंसर उत्तर आता है, और उससे प्रभावित होकर वो आपको आंसर देता है। अगर मैं इस उत्तर को लेके जाऊं तो मुझे 11 में से, मैं 11 में से 11 तो नहीं कहता, पर 11 में से 10 या 9 मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने विभिन्न पॉइंट्स को और अच्छे से लिखा। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप उत्तर को लिखने से पहले उसको समझो कि वहां पे कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आपकी हिंदी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पे। आगे, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में गांधी जी का दौरा हुआ, जिसने मध्य प्रदेश के राष्ट्रवाद में आग में घी डालने जैसा काम किया। और मध्य प्रदेश के निवासियों में एक नई क्रांति का उद्भव हुआ। क्या हो रहा था? क्रांतियां तो हो रही थी, राष्ट्रवाद की भावना तो जागृत हो रही थी, पर जब गांधी जी जो एक राष्ट्रीय नेता थे वो मध्य प्रदेश के दौरे पर आए तो उन्होंने अपनी शुरुआत कहां से की? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के क्षेत्र से। और वहां पर उन्होंने अपना जब भाषण दिया तो उस भाषण के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग किससे जुड़ने लगे? महात्मा गांधी जी से जुड़ने लगे, एक सूत्र में होने लगे। और उस एक सूत्र में होने के कारण क्या हुआ? क्रांति जो फैल रही थी उसमें और बल मिला, और ज्यादा भड़क गई। इसीलिए बोला गया था यहाँ पर आग में घी डालना मतलब क्रांति भड़क जाना। और क्रांति और भड़की, और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वहां के जन समूहों ने जो राष्ट्रीय स्तर के असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलन थे उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और देखो, यहाँ पर मैंने एक शब्द का और प्रयोग कर लिया, बढ़ चढ़कर राष्ट्रीय नेताओं के साथ भाग लिया। और इसकी वजह से क्या हुआ? हमें और मध्य प्रदेश को आजादी मिली।
तो ये जो क्वेश्चन आंसर था, ये इस तरीके से आपके आंसर्स को फ्रेम किया जाता है। आप देखो, मैंने पॉइंट्स लिख दिया, अब मैंने बता दिया। और आप यहां पर एक बात को और समझो कि देखो, मैंने किसी भी क्रम को ऊपर नीचे नहीं किया, मैंने एक क्रम में आंसर लिखा। क्रम में कैसे आंसर लिखा? मुझे क्या बोला गया था? राष्ट्रवाद के उद्भव को, क्वेश्चन में क्या बोला गया था? राष्ट्रवाद का उद्भव एवं विकास। तो मैंने कहां से शुरू किया? मैंने 1818 के भील विद्रोह से शुरू किया। भील विद्रोह का मुख्य रीजन क्या था? क्षेत्र को हथियाना। फिर मैंने 1842 के किसको लिया? बुंदेला विद्रोह को लिया। बुंदेला विद्रोह में क्या था? आपका राजस्व की बढ़ोतरी थी के कारण हुआ था मुख्य रूप से। फिर मैंने क्या लिया? 1857 वाला पॉइंट दिया, जिसमें गोद प्रथा, हड़प नीति, महलवाड़ी नीति, इनका बहुत ज्यादा, इनकी वजह से हुआ था। उसके बाद में गांधी जी में आया और आधुनिक काल में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए 1900 के बाद, उनके बारे में बताया। तो ये जो चीज थी, तो मैंने देखो एक क्रम से विकास को समझाया है, ऊपर नीचे नहीं किया कि मैं पहले 1900 समझा दूं, फिर 1857 समझा दूं, फिर 1818 बोलूं, फिर 1842 बोलूं। नहीं, आप जब विकास और उद्भव को समझा रहे हो तो पहले कोई चीज क्या होगी? अंकुरित होगी, फिर उसका विकास होना शुरू होगा और एक समय बाद वो अपनी किस में पहुंच जाएगी? चरम सीमा में पहुंच जाएगी। और यही चीज मैंने भी की। मैंने क्या किया? मैंने अपने उत्तर में यही सारी चीजों को ध्यान दिया। मैंने एक क्रम से चला, शुरुआत में मैंने 2 दिए, पर मैंने फिर एक क्रम से चला। 1842 के बाद 1818, 1842, फिर 1857, 1857 के बाद 1900, और यहां पर मैंने उसको चरम सीमा में अपने आंसर्स को पहुंचा दिया। और ठीक 200 शब्दों में मैंने बहुत सारी बातों को समेट कर रख दिया। तो यही चीज आपको भी करनी है कि उद्भव और विकास को एक क्रम से चलना है। कभी भी ऊपर नीचे क्रम मत करो जब उद्भव और विकास पूछा जाए, एक क्रम से समझाओ, जिससे उसके मन में आंसर राइटिंग, जो आपका मनोविज्ञान रूप में जो आपका कॉपी चेक करने वाले प्रोफेसर है, उनमें एक मनोवैज्ञानिक तरीके से आप छाप छोड़ पाओ कि हाँ, आप एक क्रम से चल रहे हो, एक सिरे से चल रहे हो, मतलब आपको पूरी कहानी पता है। अब उसके बाद क्या होता है? बॉडी के बाद अगला क्या आ जाता है? आपका निष्कर्ष आता है। तो फिर मैंने यहाँ पे निष्कर्ष क्या दिया कि उपरोक्त प्रमुख कारणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई नीतियां, चाहे वह सामाजिक नीति हो, चाहे वो राजनीतिक नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, और या राष्ट्रीय चेतना को जगाने में साहित्य, यातायात, संचार के साधनों का प्रयोग हो, इन सभी के कारण एक संगठित राष्ट्रवाद को क्या दिया गया? जन्म दिया। और इसी राष्ट्रवाद के परिणाम स्वरूप 1818 से लेकर 1947 तक हमें राष्ट्रवाद से ओतप्रोत कई विद्रोह व आंदोलन मध्य प्रदेश में देखने को मिले। और आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। मतलब मैंने जितने पॉइंट्स को ऊपर डिस्क्राइब किया था, उन सभी पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर अपने निष्कर्ष में बेहतर तरीके से लिख दिया। तो अगर वो ऊपर के बीच के पॉइंट्स नहीं भी पढ़ते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन और आपका इतना पढ़ के भी वो आपको नंबर दे सकते हैं और आप समझ सकते हो। तो ये सारी चीजें थी। इसके अलावा हमारे कोर्स में मेंस की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जो कि कोर्स वालों के आज तक आपकी फ्री थी। आप कल से वो आपकी क्या है, फ्री नहीं रहेंगी, वो अनलिस्टेड रहेंगी, वो सिर्फ कोर्स वालों को मिलेंगी। तो अभी भी आप समझदार हो, आपको अगर कोर्स लेना है तो आप रक्षा एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके वहां पर कोर्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हो और ले सकते हो और देख सकते हो कि हमारा कोर्स कितना कंप्लीट है और हम कितने आगे हैं। क्योंकि नवंबर में आपको प्री भी तैयारी करनी है और मेंस की भी तैयारी करनी है। तो जब आपके पास कोर्स का ज्यादा पोर्शन कंप्लीट होगा तभी आप प्री और मेंस की तैयारी करते जाओगे। और ये क्लासेस आपकी कंटिन्यूटी में अब चलती जाएंगी। कल की क्लास में हम बात करेंगे बुंदेला विद्रोह की, और एक बुंदेला विद्रोह में 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर कैसे लिखे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरी बात, जानने से पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हर क्लास से पहले आपको
उसका प्रश्न दे दिया जाता है। मतलब यदि मुझे कल बुंदेला विद्रोह की क्लास लेनी है तो आज मैंने उसका प्रश्न डाल दिया है, आप उस प्रश्न को लिखिए, पढ़िए और फिर कल मेरे साथ बैठकर उस पर उस आंसर को सामने रखकर रिव्यू कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि मैंने क्या लिखा है और आपने क्या लिखा और कहाँ पे आपने गलतियां की हैं और कहाँ पर मैंने उसमें आपका सुधार करा है। जब तक आप अपने जीवन में, अपने उत्तर लेखन में एनालिटिकल प्रोसेस नहीं अपनाओगे, विश्लेषणात्मक चीजें नहीं अपनाओगे, आप एक आंसर को दूसरे, अपने आंसर को कई लोगों के साथ विश्लेषण नहीं करोगे, आपके आंसर्स या उत्तर पर सुधार कभी नहीं होगा। आप रटी रटाई चीजें कर कर चले जाओगे और पेपर में कम मार्क्स पाओगे। तो जो व्यक्ति अपने आंसर में विश्लेषण करता है कि ये आंसर अच्छा है, ये आंसर खराब है, इसमें मैंने इस आंसर में ये अच्छे बिंदु थे जो मैंने अपने आंसर में चूक की है, तो मुझे वो आंसर अगले उत्तर लेखन में इन चीजों पर भी ध्यान देना है, तभी आप आगे बढ़ पाते हो। मैं भी जन्म से सीख के नहीं आया था, मैंने भी लोगों के आंसर्स को पढ़ा, उनके क्वेश्चंस को समझा, उन्होंने क्या लिखा है, अच्छे आंसर्स में अपने आंसर्स को विश्लेषण किया, समझ को समझा, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ये चीजें मैंने कमी की थी और धीरे धीरे मैंने अपने आप को सुधार किया और एक अच्छे रूप में लेकर आया। तो यही चीजें आपके साथ भी लागू होती हैं। आप कीजिए, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, रक्षा एकेडमी, या फिर रक्षा एकेडमी MPPSC मेंस, ये ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सिर्फ मेंस की बातें होंगी और यहाँ पे आपकी सभी बातें होंगी, सारी तरीके के लिंक। यहाँ पे आपको मेंस के मॉडल आंसर्स और सारी चीजें एक जगह मिलेगी, इसमें फ्री का कुछ भी नहीं मिलेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री चैनल्स हैं और इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ मेंस का मिलेगा। तो यदि आपको मेरी क्लास, मेरी मेहनत, ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं तो आप रक्षा एकेडमी के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि रक्षा एकेडमी ने आंसर राइटिंग पे अपना काम करना शुरू कर दिया है नए पैटर्न के आधार पर, और बताना शुरू कर दिया है कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। आप वेट मत कीजिए कि कोई हमारी कॉपी चेक कर कर देगा तो हमें पता चलेगा कि हमने क्या गलतियां की। आप खुद अपनी कॉपी को अच्छी कॉपी से चेक कीजिए और ये पता कीजिए कि हमने क्या गलती की थी। इसी उम्मीद के साथ कि मैंने आज जो आपको पढ़ाया है, जो समझाया है, वो आपको समझ में आएगा, समझ में आया होगा। उसके साथ आज की क्लास को मैं यहीं खत्म करता हूं। मिलेंगे कल की क्लास में फिर से नए क्वेश्चन, नए उत्तर के साथ। धन्यवाद।